हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस 5 है और डेली सीडीपी के जो पीवाईक्यू हैं यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। मतलब ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो कक्षा में सृजनात्मकता में हमें सहायता करेगी। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, या फिर असहमति के प्रति सहनशीलता रखना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देगी। तो कल्पनाशील उत्तरों को भी हमें स्वीकार करना है। मतलब यदि बच्चा कोई भी ऐसे उत्तर दे रहा है जो कल्पनाशील है, मतलब कल्पना करके कुछ भी उत्तर दे रहा है, तो उसे हमें स्वीकार करना है। तभी जो कक्षा है उसमें सृजनात्मकता आएगी, मतलब नवीनता आएगी। क्योंकि कल्पना करके यदि बच्चे ने कोई उत्तर दिया है तो कुछ नया सोच करके उसने उत्तर दिया होगा। इसके अलावा विचार मंथन पर बल देना, यानी कि जो विचार हैं तो कई सारे विचार, उनको प्रकट करने पर भी बल देना। अभिसारी चिंतन पर बल देना ये सही नहीं है, क्योंकि जो अभिसारी सोच होती है वो क्रिएटिव सोच नहीं होती। और असहमति के प्रति सहनशीलता, तो यदि बच्चा मतलब कोई बच्चा किसी चीज़ से सहमत नहीं है, वह अपनी असहमति व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमें सहनशीलता रखनी है। मतलब उस बच्चे को डांटना नहीं है या उस पर गुस्सा नहीं दिखानी है। तो ये मतलब जो हमारा ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा, ये वाला सही हो जाएगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। अब जो रोशनी है वो क्यों पड़ रही है, वो घड़ी के लालच में पड़ रही है। तो यहाँ पर जो प्रेरणा है वो आंतरिक रूप से नहीं है बल्कि बाह्य रूप से है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, तो यहाँ पर भी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार्ट बोर्ड पर अपना नाम लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो यहाँ पर भी वह आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, वह प्रशंसा के लिए ऐसा कर रही है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। मतलब यहाँ पर वह एक परियोजना बना रहा है और उसके लिए वह बहुत सारे स्रोत की तलाश कर रहा है। और तलाश क्यों कर रहा है, ताकि उसको जो है नई नई तरीके की जानकारी मिले, मतलब कि वह नई जानकारी लेने में रुचियाँ रखता है। तो यहाँ पर उसकी खुद की रुचि है, कोई लालच यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो 4 नंबर है ये सही हो जाएगा कि यहाँ पर जो रवि है वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो पहला ऑप्शन है यंत्रवत अधिगम। यंत्रवत से मतलब है कि कोई मशीन, तो बच्चा मशीन तो है नहीं, तो हमें यंत्रवत अधिगम नहीं करवाना है। और साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी है। अन्वेषित अधिगम या फिर निर्देशात्मक अधिगम। निर्देश से मतलब होता है कि जो शिक्षक है वो बच्चों को निर्देश दे, जैसे जैसे निर्देश देगा बच्चा वैसा ही करेगा, तो ये भी नहीं। यानी कि निर्देशात्मक अधिगम भी नहीं करवाना है हमें, वहाँ पर बच्चों की सहमति भी लेनी है, बच्चों की रुचियों को भी ध्यान में रखना है, अपने ही निर्देश नहीं देने हैं, तो ये भी गलत है। अन्वेषित अधिगम हमें करवाना है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अन्वेषित से मतलब होता है जो खोज को प्रोत्साहित करे, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करे। यानी कि बच्चा यदि कहीं पर भी जिज्ञासा रख रहा है या कुछ खोजना चाहता है तो हमें उस चीज़ को प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन जो हमारा तीसरा वाला है यही सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विकास है। तो इससे रिलेटेड लगभग डेली एक क्वेश्चन हो जाता है कि जो विकास है वो क्या है, एक आयामी तो है नहीं, ना ही एक दिशी है। इसके अलावा विकास में बदलाव किया जा सकता है या आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जो हमारा विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि सिर्फ वहाँ पर आनुवांशिकता की भूमिका होती है।
तो ये भी गलत है, यानी कि विकास में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि जब विकास होगा किसी का तो उसमें परिवर्तन भी आएंगे। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या फिर संगठन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कोई बच्चा है और उसमें मतलब उसका जो स्कीमा बना हुआ है, तो उसके स्कीमा के कारण परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? मतलब उसने जो कुछ पहले से समझा हुआ था और फिर उसको कुछ दूसरी चीज़, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ दूसरी जानकारी मिली, तो वह इसको समझ नहीं पा रहा है, इसको समझ पाने में असमर्थ है। तो जब भी असमर्थ हो, कन्फ्यूज हो, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं फिर उसको वह दोबारा से उसको क्या करेगा? समायोजित करेगा, यानी कि ये कहलाती है समायोजन। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन क्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, अल्फ्रेड बिनेट या थियोडोर साइमन ने या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने? तो जो सामान्य बुद्धि के विचारों को नकार करके बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधनों के रूप में किसने माना है? ये माना है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय, तो दोनों ही निष्क्रिय रहेंगे तो क्लास कैसे चलेगी? ये गलत है। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय, तो ऐसा भी नहीं है, अध्यापक भी क्रियाशील ही रहे। तो इस वजह से जो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, तो ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन जो हमारा 4th है कि अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय हैं, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है क्लास में, और सहयोगात्मक अधिगम या फिर मानकीकृत निर्देश। तो मानकीकृत जो भी निर्देश होते हैं वो भी हमें नहीं रखने होते, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला और तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो सी वाला सही है, पहला एंड तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह जानकारी किस स्मृति में संगठित होगी? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया और धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया या फिर 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। मतलब ये जो सारी जानकारियां हैं कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया और धुले कपड़े को तय करने की प्रक्रिया या फिर 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का जो अनुभव था, तो ये किस प्रकार की स्मृति में संगठित रहेंगी? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि सवारी करना या कपड़ों को तय करना या फिर पेड़ पर चढ़ने का जो अनुभव है, ये हमारी दीर्घकालिक अवधि, मतलब जो स्मृति होती है दीर्घकालिक, लंबी अवधि, उसमें सम्मिलित रहती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना या फिर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। यहाँ पर जो क्वेश्चन इस टाइप के हुआ करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लिया करिए कि कौन सा गलत होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि रटंत अधिगम को महत्व देना, ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे कि तीसरा किसमें किसमें है, यानी कि बी में भी तीसरा है, सी में भी तीसरा है और डी में भी तीसरा है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, यानी कि अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर, यानी कि दूसरा और चौथा। तो दूसरा क्या है कि विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, ये हमने बता रखा है। तो जो हमारा विकास है वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, यही सही है यहाँ पर। उसके अलावा जो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती, ये बात एकदम ही गलत है, क्योंकि जो हमारा विकास है वो इनसे प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों
के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर ये होगा कि एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि जो विकास के क्षेत्र हैं उनका आपस में प्रभाव पड़ता है, मतलब वो अंतर संबंधित होते हैं। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है, इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, नहीं इसे सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही यहाँ पर सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। तो जटिल से सरल की ओर हमें कोई चीज़ें नहीं समझानी होती हैं बच्चों को, बल्कि हमें सरल से जटिल की तरफ बढ़ना होता है। एंड जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, या फिर जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो ये भी नहीं करना है बच्चों के बीच में। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है थर्ड नंबर की, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप बच्चों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उनका आपस में कई तरीके से कहाँ से वो संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को जब आप महत्व देंगे खोज करने को, तो यहीं पर हमारा अपसारी चिंतन भी सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो सिर्फ अपसारी चिंतन की बात कर रहा है, बल्कि जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है ये संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देगा। यानी कि जब बच्चा खोज करेगा या संकल्पों के बीच क्या संबंध है, तो वह अपसारी चिंतन भी करेगा और खोज भी यहाँ पर प्रोत्साहित होगी। तो ऑप्शन हमारा जो तीसरा वाला है ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समान रूप है। तो जन्म से जो 2 साल होती है ये संवेदीगामक होती है, 2 से 7 साल ये पूर्व संक्रियात्मक, और मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पर पूछ रहा है तो ये होती है 7 से 11, और 11 साल से ऊपर की होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो तीसरा नंबर यानी कि 7 से 11 साल सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, या संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। और संज्ञान भाषा स्वतंत्र है, तो ऐसा भी नहीं है कि जो संज्ञान है और वो भाषा से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र नहीं है बल्कि संबंधित रहते हैं। तो अब हमें देखना है कि पहला वाला हमारा सही है या फिर दूसरा वाला। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि जो भाषा है वो विचार से पहले है, यानी कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि हमारी भाषा पहले आती है बाद में विचार आता है। मतलब इन्होंने कहा था कि जब कोई भाषा होगी तभी हम विचार करेंगे, मतलब भाषा के माध्यम से ही हम कुछ सोच विचार करेंगे। जब भाषा ही नहीं होगी तो हम विचार क्या करेंगे। तो इस वजह से जो ऑप्शन है पहला वाला कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी कि इनके हिसाब से भाषा पहले आती है विचार बाद में आता है। तो ऑप्शन पहला वाला सही है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, यदि पियाजे के हिसाब से पूछा गया होता तो हमारा ऑप्शन सेकेंड नंबर सही होता, क्योंकि पियाजे का कहना है कि विचार भाषा से पहले है, तो उनके हिसाब से विचार पहले आएगा भाषा बाद में आएगी। तो पियाजे के संदर्भ में पूछा जाए तो ऑप्शन सेकेंड सही होगा, बट यहाँ पर वाइगोत्स्की को पूछा गया है तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी, अलगावी, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो यहाँ पर जो शिक्षा की समकालीन नीतियाँ हैं उनके लिए मतलब उनके अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम, मतलब वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी, या फिर स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, और अध्यापक प्रधान, या सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो कैसा होना चाहिए। तो अध्यापक प्रधान यानी कि अध्यापक की ही मनमर्जी चलेगी, ये नहीं होना चाहिए, और स्पर्धा भी नहीं करनी है। इसके अलावा प्रदर्शन अभिमुखी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए, जहाँ पर हमें सकारात्मक सोच रखनी है और बच्चों का सहयोग करना है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग,
शिक्षा शास्त्री उपागम। तो कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? एक मिनट, इसमें ये सभी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो पाए हैं। यानी कि जो अधिगम कारक को प्रभावित करते हैं वो प्रेरणा भी, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्री उपागम सभी प्रभावित करते हैं। और अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर शारीरिक क्षेत्र? तो यहाँ पर बात चल रही है कि किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य से है। तो बौद्धिकता की बात आती है तो जो बुद्धि रिलेटेड होती है वो किससे होती है? संज्ञान से। यानी कि संज्ञान में ही हम ध्यान, स्मृति या जो भी समस्या समाधान, कल्पना या रचनाएं होती हैं, ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं और जो संज्ञान है ये भी मानसिक से रिलेटेड ही होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहल वर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर व्यक्तिगत विकास? तो जो हिंज ने अपना सिद्धांत दिया है वो है नैतिक विकास पर। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ऐसा नहीं है। योगात्मक परीक्षा पर भी बल नहीं दिया जाता है। योगात्मक से मतलब होता है कि लास्ट में एग्ज़ाम ले लेना एक बार, तो ऐसा नहीं, बल्कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है वहाँ पर हमें बच्चों का सतत मूल्यांकन करना होता है। और विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यही वाला ऑप्शन सही है। बल्कि जो फोर्थ ऑप्शन है कि अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण देते हैं, मतलब शिक्षण को दिशा देते हैं, तो दंड या पुरस्कार इसको नहीं करना है ऐसा काम। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण, केवल विषय वस्तु, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, या फिर विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में भी आकलन नहीं करना होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। कथन दिया है कि शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थ और सीखने के लिए अधिगम के विभिन्न मौके मुहैया कराने चाहिए, और इसका तर्क है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो बात बिल्कुल भी सही है कि एक शिक्षक को सभी बच्चों के लिए कई तरीके के अधिगम के मौके मुहैया कराने चाहिए। और क्यों करवाना चाहिए ऐसा? क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इस वजह से एक शिक्षक को कई सारे मौके मुहैया करवाने हैं। और क्यों करवाने हैं? क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमताएं होती हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं, साथ ही आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन दिया है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और कारण कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो शिक्षा का ढांचा है वहाँ पर शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक जो आवश्यकताएं हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। यानी कि जो भी बच्चों के संवेग हैं या जो सामाजिक विकास है उस पर भी हमें ध्यान देना है। और ध्यान क्यों देना है? क्योंकि जो संज्ञान है उसमें संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो संवेग को जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि बुद्धि से ज़्यादा संवेग की भूमिका होती है, क्योंकि संवेग यदि अच्छा है किसी बच्चे का तो वह अच्छे से सीखता है। या फिर आप अपने आप से भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन पेपर घर में सॉल्व करते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, वहीं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते ही वहाँ पर जो आपका संवेग है वो उतना अच्छा नहीं रहता, बल्कि आप तनाव में होते हैं। तो संवेग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी चीज़ को सीखने में। तो वही चीज़ जो चीज़ आप घर में सही से कर ले रहे थे वही एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं, कथन भी और कारण भी, तो ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सीखने की गति
पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से पर्यावरण पर, ऐसा भी नहीं। और व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही है। और जो अगला है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र नहीं है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यह धारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किस से प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण, केवल वातावरण, ना तो आनुवंशिकता और ना ही वातावरण से। तो बात यहाँ पर ये की जा रही है कि कोई बच्चा है, उसको हम प्रबलीकरण और दंड के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ये अवधारणा किस चीज़ को बता रही है। तो मतलब कि कोई बच्चा है, उसको हम दंड के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो प्राथमिक रूप से विकास किस से प्रभावित होता है, इस विचार का क्या मतलब है, ये हमें यहाँ पर बताना है। मतलब बच्चा आनुवंशिक रूप से कैसा भी है, लेकिन उसको हम वातावरण ऐसा दे करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस विचार का मतलब ये है कि जो विकास होता है वो केवल वातावरण से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, अभी हमने वाइगोस्की से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन लिया था, अब ये पियाजे का भी आ गया। तो पियाजे के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो चिंतन है वो भाषा का निर्धारण करती है, क्योंकि पियाजे का ही मानना है कि जो विचार है वो भाषा से पहले है। तो इस वजह से चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। जबकि वाइगोस्की का मानना क्या है कि भाषा विचार से पहले है, तो भाषा चिंतन का निर्धारण करेगी। जबकि पियाजे के हिसाब से चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। जेंडर एक अवधारणा है, तो इसको भी हमने अच्छे से समझाया था कि जो जेंडर एक मतलब क्या है, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है या फिर सक्रिय अनुयायी, या निष्क्रिय अनुयायी, या फिर निष्क्रिय अन्वेषक। तो यहाँ पर जो प्रगतिशील स्कूल होते हैं वहाँ पर जो शिक्षा है वो बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक बनाती है। मतलब एक सक्रिय खोजकर्ता के रूप में बच्चा बनता है, ना कि निष्क्रिय होता है। और अनुयायी से मतलब है कि जैसा जैसा शिक्षक बोलता जाए वैसा वैसा बच्चे उसका अनुकरण करते जाएं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, बल्कि एक बच्चा खुद सक्रिय अन्वेषक होता है, खुद ही चीज़ों को खोजता है, खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कथन दिया है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। और तर्क है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं कि जो कुम्हार समुदाय के बच्चे हैं वो संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। और इसकी वजह ये है कि जो हमारा विकास है या जो भी अधिगम है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो क्योंकि जैसा जैसा हमें समाज मिलता है, जैसी हमारी संस्कृति होती है, वो हमारे विकास को प्रभावित करती है। और हम जिस भी समुदाय से आते हैं वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम सीख लेते हैं पहले ही। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोविड महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अभिकर्ता है, स्वप्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी, या फिर बाह्य प्रेरित। तो बाह्य प्रेरित तो है नहीं, और प्रयोगात्मक अधिगमकर्ता की बात नहीं चल रही यहाँ पर। मतलब बात यह है कि वह बिना किसी के बढ़ावा दिए, मतलब उसे कोई कहता नहीं है कि आप पढ़ो, वह खुद से ही अपनी बड़ी बहन के पास जो भी बुक्स उसकी मौजूद थी कहानियाँ की, उनको वह पढ़ना पसंद करती है, मतलब अपने आप से ही। तो इसका मतलब है कि वह स्वप्रेरित अधिगम करता है, यानी कि खुद से ही प्रेरित है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे एंड अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।